नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर +1 की जो पॉलिटिकल की बुक है भारत का संविधान, उसका चैप्टर नंबर 2 भारतीय संविधान में अधिकार, उसका लेक्चर नंबर ये 4 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, थर्ड लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था कि किस तरीके से जो भारतीय नागरिकों को समता का अधिकार है वो दिया गया है, यानी कि कोई भी, जिसके अंदर हमने 2 एग्जाम्पल भी लिए गए थे, जिसमें के अंदर एक चाय, जो होटल पे जो एक सदेश नाम का जो लड़का था, उसका जो दोस्त का चाय पी रहे थे उसके लिए, और एक दूसरा टेलीविज़न में न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। तो किस तरीके से हमने जो समानता का जो अधिकार के तहत उनके साथ असमानता का जो व्यवहार किया जा रहा था उनके साथ, उस पद्धति के तहत हमने समानता के अधिकार को समझने की कोशिश है वो की थी। तो आज हमारा अगला जो हमारा अधिकार आ जाता है वो स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार के तहत ये बड़ा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिकार माना जाता है, जिसके तहत आप अपने आप को स्वतंत्र है वो महसूस करते हो। चाहे आज के वातावरण अगर की बात की जाए, चाहे किसी भी तरीके से समाज के अंदर बात है वो की जाए, तो किस तरीके से वर्णन और विश्लेषण इसका किया जा रहा है, तो इस पॉइंट के माध्यम से हम पढ़ने की कोशिश है वो करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इसमें से एक के बिना दूसरी कल्पना वो नहीं की जा सकती, यानी कि समानता और स्वतंत्रता के लिए दोनों अधिकारों का कंपैरिजन में अगर माना जाता है तो दोनों एक जैसे माने जा सकते हैं, और बिना समानता के स्वतंत्रता की वो कल्पना नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता का अर्थ है कि चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। आज के वर्तमान दौर के अंदर अगर हम देखा जाता है तो हर व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र महसूस है वो होना चाहता है। इवन कि कई बार छोटा सा बच्चा जो चिंतन, थोड़ा सा खेलने कूदने के लिए, थोड़ा सा 3 4 4 5 साल का बच्चा हो जाता है, वो भी अपने आप को स्वतंत्रता का महसूस है वो दिलाना चाहता है। यानी कि अगर कही हुई बात के तहत अगर हम उसको अपने अकॉर्डिंग काम करवाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं करेगा। वो अपने आप को स्वतंत्रता के हिसाब से अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहेगा और अपनी अभिव्यक्ति के अनुसार अपनी कार्य प्रणाली को अपनाना चाहेगा। तो ठीक इसी प्रकार से हम अपने को सोचने को, अपने बात करने को, अपने कार्य करने की अपनी स्वतंत्रता वो चाहते हैं। जैसे इसमें बताया गया है, स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो सोचने से स्वतंत्र है, अपनी बात करने से स्वतंत्र है, और कोई भी कार्य करने से स्वतंत्र है, उसके तहत स्वतंत्रता का आधार है वो निहित है, वो किया जा सकता है। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम जैसा चाहे वैसा करने लगे। हाँ, इसके लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि स्वतंत्रता का तहत अगर ये आपको अधिकार दिया जाता है कि आप स्वतंत्र, आप कोई भी कार्य कर सकते हो, आप किसी का मर्डर कर दोगे, नहीं, ये नहीं। यानी कि मैंने पहले भी कहा था कि जो आपको अधिकार दिए गए हैं वो आपको लिमिट में दिए गए हैं, कुछ उसकी लिमिट निर्धारित की गई है। उस लिमिट के तहत ही हमें अपने कार्य प्रणाली को अपनाया जाता है, कार्य किया जाता है। उससे ज़्यादा है वो हमारे कहीं ना कहीं कानून में उसको उल्लेख किया गया है। आप उस कार्य पद्धति के तहत उससे ज़्यादा उस स्वतंत्रता का अधिकार का हनन है वो नहीं कर सकते हो। एक लिमिट के माध्यम से हम अपनी स्वतंत्रता का अधिकार का वो जो उपयोग है वो कर सकते हैं। यदि ऐसे करने की इजाज़त दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित है वो हो जाएंगे। अब जिस तरीके से अगर ये स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ बंदिशें ना लगाई जाएं तो उससे क्या होगा कि कोई ना कोई दूसरी आंदोलन या इसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति के माध्यम से, इस मूवमेंट के माध्यम से वो शायद अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने की वजह से कोई दूसरा जो व्यक्ति है वो शायद स्वतंत्रता का आनंद है वो उठा ही नहीं पाएगा। कैसे? जैसे कि मान लो अगर आपको ये कहा जाए कि आप कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो, किसी की बोलने की, चिंतन करने की, कार्य प्रणाली के तहत, लेकिन आप हद में कर सकते हो ना। आप अपना बिजनेस कर सकते हो, अपना अधिकार कर सकते हो, अपनी दुकानदारी कर सकते हो। जैसे कार्य प्रणाली के तहत हम अपना देखते हैं कि आप अपना कोई भी रोजगार है वो कर सकते हो, लेकिन आपको ये रोजगार करने का आपको अपना अधिकार दिया गया। आप किसी और का रोजगार तो नहीं छीन सकते, ये तो कहीं ना कहीं आपको अधिकार नहीं दिया गया। तो ये सारी कुछ जो ऐसी कुछ बंदिश लगा दी जाती है जिसकी वजह से ही जो स्वतंत्रता का जो हनन है वो दूसरे व्यक्ति के लिए मुनासिब है वो ना हो पाए। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता का नुकसान पहुंचाए और बिना किसी कानून व्यवस्था को ठोस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद है वो ले सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का मुनासिब होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के लिए उस कानून का अधिकार का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, और उस कानून के अधिकार के प्रयोग करने के लिए सबसे जरूरी हो जाता है कि वो किस कंटेंट में या उसका उद्देश्यपूर्ण व्यवहार रूप में उसका जो उपयोग है वो कर रहे हैं।
और इसी के तहत हमें ये निर्धारित किया जाता है कि हम जो कानून का उपयोग कर रहे हैं, जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि हम अपनी स्वतंत्रता का जो हमें अधिकार दिया गया उसको इस तरीके से हमने उपयोग करना है कि ताकि किसी दूसरे व्यक्ति पर्सन के लिए उस स्वतंत्रता का नुकसान ना हो। और जो भी हमारी कानून व्यवस्था बनाई गई है, हमारे लिए जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का हमें पालन करना होगा। और उसी के तहत क्या होगा, अपनी स्वतंत्रता का जो हमें अधिकार दिया गया है उसका उपयोग है हम कर सकते हैं। यानी कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना कानून व्यवस्था को लड़खड़ाए हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग है वो कर सकते हैं। कोई भी कार्य करना हो, चाहे चिंतन करना हो, चाहे अपने विचारों की, चाहे किसी व्यक्ति की, चाहे पर्सन की, इंस्टीट्यूट की आलोचना करना हो, आप हर व्यक्ति को, पर्सन को किसी भी नीति कार्य प्रणाली के तहत आलोचना करने का अधिकार है वो दिया गया है। लेकिन इसी का अधिकार के तहत आपको ये अधिकार नहीं दिया गया कि आप किसी दूसरे व्यक्ति या पर्सन के लिए आप उसकी गाली गलौज करना शुरू कर दो। आप उसको विचारों के तहत उसको क्रिटिसाइज वो कर सकते हो, ये आपका अधिकार है वो दिया गया। अब कुछ रूप से कौन से जो मेनली अधिकार दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी कानून को नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित है वो नहीं किया जा सकता। यानी कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था, समानता का अधिकार के तहत हमने कहा था किसी भी व्यक्ति को दैहिक रूप से अगर वो स्वतंत्र होता है, उसकी ना तो वो अपनी जीवन को समाप्त कर सकता है, ना उसको ख़त्म कर सकता है किसी भी तरीके से। तो अगर वो ख़त्म किया जाता है वो भी कानून के दायरे के तहत, अगर उसका निर्धारण है वो कानून के दायरे के तहत किया जाता है। तो इसी के तहत जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया जाता है वो सभी नागरिकों के लिए उसका जब कानून का पालन करना बड़ा जरूरी हो जाता है। जो कानून और नियम बनाए गए होते हैं, और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए इस तरह के कानून का निर्धारण करने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम उन कानून का जो नियम बनाएंगे उनका पालन है वो करें। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए व्यक्ति को उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना विचार रखने का अधिकार होता है। अब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ये जरूरी हो जाता है कि अगर कोई बाइक व्याप से कोई हादसा या अनहोनी घटना हो जाती है तो आपको ये नहीं होगा कि आपको बिना कारण बताए आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर आपसे कोई गलती है तो आपको उस गलती का कारण बताया जाएगा, उसकी वजह से आपको गिरफ्तार है वो किया जाएगा। और दूसरा, अगर आपको गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति के माध्यम से आप किसी दूसरे अपने वकील के माध्यम से अपनी बात को बचाव करने का आपके पास अधिकार होता है। आप अपनी कानून प्रक्रिया के तहत जो अपने विचार है वो वकील के माध्यम से लीगल रूप से आप अपने बचाव करने का अधिकार है वो दिया गया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके लिए अलावा पुलिस के लिए यह आवश्यक है भी अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करें। न्यायाधीश ही इस बात का निर्णय करेगा गिरफ्तार उचित है या नहीं। अगर मान लीजिए आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो आपको लॉकअप के अंदर सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर ही रखा जाता है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जिस क्षेत्र के अंदर आपको गिरफ्तार किया है उस क्षेत्र के जो पुलिस अधिकारी के द्वारा आपके कोर्ट के अंदर आपको सामने जज के सामने पेश किया जाता है। और जज के सामने पेश करने के बाद जज के सामने उसकी फाइलिंग और उसकी जो उचित कारण है वो दर्शाया जाता है। और दर्शाने के बाद ही जो जज होता है वो इस बात का डिसाइड करता है कि आपकी जो गिरफ्तारी की गई है वो उचित है या नहीं, यानी कि कानून की प्रक्रिया के तहत उसका पालन किया गया है या नहीं। इस बात का आपको अधिकार है वो पुलिस के सामने नहीं है, वो जज के सामने उसका बात का अधिकार है वो दिया गया। इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने की विरुद्ध की गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों द्वारा इस अधिकार का दायरा बढ़ा है। यानी कि जिस तरीके से हमने लास्ट के अंदर किया था कि कोई भी व्यक्ति होता है, कोई पर्सन होता है, वो अपने आप को जीवन को सुसाइड कर लेता है, तो वो ये आपका अधिकार नहीं है। आपको अपनी जीवन को समाप्त करने का अधिकार आपके पास नहीं है। अगर आपने जीवन का आपने सुसाइड किया और आप बच गए तो आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। तो ये आपका जो अपने जीवन को मनमाने ढंग से आप उसको समाप्त वो नहीं कर सकते। आपको जीने का अधिकार है लेकिन मरने का आपको अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार हमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। यानी कि किसी भी व्यक्ति पर्सन के लिए किसी के साथ अगर भेदभाव किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, उस शोषण से मुक्त होकर और अपनी एक स्वाभिमान अपना जीवन जीने के लिए वो उन्मुक्त है। वो फ्री ऑफ, वो कह सकते हैं ना कि हम अपना जो एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए
यानी अपने आप में एक इज्जत की ज़िंदगी जीना, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और किसी व्यक्ति आपको शोषण ना हो पाए, ये आपके जीवन के अधिकार के तहत, इस अधिकार के तहत आपको दिया गया कि कोई भी व्यक्ति आपका शोषण है वो नहीं कर सकता। न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और जीविका का भी अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा है वो नहीं रह सकता। कोर्ट के द्वारा भी ये जैसे जीवन का अधिकार आपको दिया गया, उसके तहत ये माना गया है कि कोई भी व्यक्ति है उसको आश्रय यानी कि रहने के लिए जो आश्रय दिया जाए, उसको जीविका का अधिकार यानी कि कोई काम करने के लिए उसके पास उचित ढंग है वो होना दिया। इसके बिना भी कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल सही बात है कि कोई व्यक्ति बिना आश्रय के, बिना ठिकाने के जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि रहने के लिए उसको घर चाहिए और कार्य करने के लिए उसको कार्य प्रणाली अपनाई जानी, यानी कि क्या कार्य करे, इसके बिना कोई व्यक्ति अपना जीवन जी नहीं रह सकता। ना अपना जीवन जी सकता है, ना किसी अपने परिवार का भरण पोषण है वो कर सकता है। आगे आ जाता है निवारक नजरबंदी। सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो, पर इसके अपवाद भी है। कभी कभी किसी व्यक्ति को आशंका पर गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना कुछ समय के लिए जेल भेज दिया जाता है। इसे निवारक नजरबंदी कहते हैं। यानी कि मान लो आपको ये सरकार को या पुलिस प्रशासन को, ये जुडिशरी को ये कहीं ना कहीं ये आभास हो जाए कि कोई व्यक्ति, पर्सन है, इंस्टीट्यूट है, वो उसने अपराध तो नहीं किया है। जैसे मैंने पिछले बार बताया था लास्ट में कि किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद उसके तहत उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसका कारण वो बताया जाता है। लेकिन ये इसका ये भी अपवाद है कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं परिघटनाएं बन जाती है जिसकी वजह से ही सरकार को, प्रशासन को या न्यायपालिका को यह अंदेशा हो जाता है कि जो व्यक्ति या पर्सन है जिस पर उनको शक है कहीं ना कहीं, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो कानूनी प्रक्रिया थी उसको अवैध घोषित कर सकता है, या दंगे फसाद हो सकते हैं, या कुछ ऐसी प्रक्रिया के अंदर, शांतिपूर्ण रवैये के अंदर अशांति पैदा हो सकती है। तो उसको कभी ना कभी आशंका के तौर पर भी, उसको ये आशंका हो भी ये हो सकता है, उसके आधार पर भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर ये गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कुछ समय के लिए जेल भेज दिया जाता है। कई बार हम कहते हैं कि नज़रबंद कर देना, किसी व्यक्ति पर्सन को नज़रबंद कर देना। जैसे अभी जम्मू और कश्मीर का जो ये विवाद हुआ था, इसको केंद्र शासित राज्य बनाया गया था, उसके समय जो उसके कई जो मुस्लिम नेता थे, फारूक अब्दुल्ला भी उसमें से एक थे, फारूक अब्दुल्ला उसके बेटे, उनको नज़रबंद कर दिया गया था। उनको ये आशंका थी कि कहीं ना कहीं ये नागरिकों द्वारा कहीं ना कहीं अशांति पैदा ना हो जाए, इसमें माहौल है वो अशांत पैदा ना हो जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानूनी व्यवस्था को शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे बंदी बना सकती है। लेकिन निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष वो पेश किए जाएंगे। अब किसी व्यक्ति पर्सन से ये लगे कि यह शांति पैदा हो सकती है, तो वो क्या होगा कि उसको गिरफ्तार करके उसे बंदी बना लिया जाता है, चाहे उसके घर में ही। कई बार व्यक्ति को किसी और जगह पे और कई बार उसके घर के अंदर ही उसको नज़रबंद बना लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। नज़रों के सामने रहना, कि बाहर नहीं जाएगा, अपने वहाँ सब कुछ कर सकता है लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता, सिर्फ उसी जगह पे, उस घर के अंदर, उस लोकेशन के अंदर वो रहेगा। तो ये निवारक नज़रबंदी वो 3 महीने के लिए हो सकती है। और 3 महीने के बाद अगर उनको लगे कि अब इसको आगे बढ़ाया जाए या इसको समाप्त किया जाए, तब एक समीक्षा बोर्ड, सलाहकार बोर्ड बिठाया जाता है। उसके आधार पर उसका फैसला वो लिया जाता है कि क्या इसके छोड़ने से क्या अशांति या कानूनी व्यवस्था प्रक्रिया उद्ध्वस्त है वो हो सकती है। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नज़रबंदी सरकार के हाथ में है। सामाजिक तत्वों तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों को निपटने का एक हथियार है, लेकिन सरकार ने प्राय इसका दुरुपयोग किया है। कई बार क्या होता है कि इसके द्वारा करने का फैसला ये होता है कि जो भी असामाजिक तत्व होते हैं, जो राष्ट्र विरोधी हों, चाहे देश के लिए खतरा पैदा हो, उसके निपटने के लिए इस हथियार का, निवारक नज़रबंदी का उपयोग किया जाता है। लेकिन कई बार क्या करती है सरकार, अपने जो दुश्मनों के खिलाफ इस प्रक्रिया को अपना लेती है। क्योंकि सरकार को, अगर सीधी सी बात है, सरकार को ये लगे कि ये व्यक्ति, हमें लग रहा है कि ये कानून प्रक्रिया के तहत ये हानि पहुंचा सकता है, तो उसको नज़रबंद वो कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी हमारे इतिहास के अंदर हुआ है। अनेक लोग यह मानते हैं कि इस कानून के पीछे कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध किसी अन्य कारण से इसका दुरुपयोग करने से रोका जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और निवारक नज़रबंदी के प्रावधान में परस्पर विरोधाभास है। अब जिस तरीके से इनका निवारक नज़रबंदी का जो ये प्रयोग किया जाता है सरकारों के द्वारा, तो कई सलाहकार इस बात को मानते हैं कि इस तरीके की वजह से कुछ ऐसे उपाय किए जाने जिसकी वजह से ये दुरुपयोग, जो इनकी बिना वजह अपनी रंजिश निकालने के लिए उस
उन व्यक्तियों का, पर्सनों का जो नज़रबंद किया जाता है, उनके खिलाफ ये उपयोग हो ही ना पाए। और इसकी वजह से क्या हो, उनकी जो व्यक्तिगत और जीवन जो उनकी स्वतंत्रता है, उस उनके अधिकारों का हनन है वो ना हो पाए। अब आ जाता है इसमें कुछ और अन्य स्वतंत्रताएं आ जाती है। वो कौन सी स्वतंत्रताएं इसमें हो सकती है वो हम देख सकते हैं। जैसे अलग अलग स्वतंत्रताएं कौन सी है, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि कोई व्यक्ति है किसी बात पे, मुद्दे के ऊपर अपने भाषण रख सकता है, उस पर विचार लिख सकता है, चाहे वो लेखक के द्वारा हो, लिख कर के द्वारा हो, चाहे बोल के द्वारा हो, चाहे वो आप किसी भी तरीके से, आजकल सोशल मीडिया के द्वारा भी किसी न किसी बात की क्रिटिसाइज वो किया जाता है। तो ये आपके उदाहरण है वो इसमें मान सकते हैं। कानून व्यवस्था, शांति तथा नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ कानून प्रक्रिया ऐसी होती है जिसके अंदर आप उनका उपयोग कर सकते हो, लेकिन शांति और नैतिकता की जब बात आती है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कहीं ना कहीं भाषण, अभिव्यक्ति, कानून और शांति की नैतिकता के आधार पर उन पर बंदिश है वो लगा दिया जाता है। सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक शर्त है कि वह शांति तथा बिना हथियारों की हो। अगर आप अपनी सभा कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप जो ये शांति सम्मेलन कर रहे हो, कोई सभा कर रहे हो, तो इसका उद्देश्य क्या है, ये शांतिपूर्ण है और बिना हथियारों के आप जो अपनी सभा का जो उपयोग है वो करोगे। सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा धारा 144 लगा दी जाती है, तो वो इसी कानून के तहत उसकी कार्यप्रणाली को अपनाया जाता है। प्रशासन इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वह सरकार के किसी कार्य या नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार वो कर सकता है। कई बार क्या होता है कि आप सभा या सम्मेलन किया जाता है, उसके लिए आपको सरकार से, डीसी से या जिस जगह पे आप कर रहे हो, तो उसके सरकार से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, प्रशासन से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। और परमिशन देने के लिए सरकार को, उस प्रशासन को सरकार से अवगत है वो कराना पड़ता है। तो यानी कि अगर चाहें तो सरकार उस सभा या सम्मेलन को ना आयोजित करने के लिए मना भी कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं उसकी रंजिश, सरकार की, प्रशासन की कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के साथ रंजिश है वो देखी जा सकती है। लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो और प्रशासन को ऐसे कार्यों का विरोध करे तो उसका दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंध करने का अपना असंतोष है वो जताया था। अब कई बार क्या होता है कि जब दूसरी पार्टी होती है वो अपने अधिकारों और अपने जो जितने भी राइट्स मिले हैं उसको, वो सतर्क है, उसको पता है कि ये हमारे रूल है, रूल के अंदर जैसे आप सभा का आयोजन कर सकते हो, लेकिन शांतिपूर्ण बिना हथियारों के, तो आपको ये जरूरी नहीं होगा कि आपकी सरकार की तरफ से आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। आप अगर आपको अपने अधिकारों के प्रति सजग हो और उसका आप उपयोग करवाना जा सकते हो, तो आप किसी भी तरीके से सरकार या प्रशासन के द्वारा आपका दुरुपयोग है वो नहीं किया जा सकता। आरोपी या अभिव्यक्त के अधिकार, अब आगे आ जाता है कि जो आरोपी या अभियुक्त बनाया जाता है उसके कौन से अधिकार है वो हो सकते हैं। हमारा संविधान इस बात का प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हो। अतः हम प्राय ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है तो वह दोषी है। कई बार हम ये धारणा बना लेते हैं कि कोई किसी के ऊपर अपराध के लिए कोई आरोप लगा दिया जाता है तो वो दोषी माना जाता है, लेकिन ये ऐसी सुरक्षा या ऐसी भावना नहीं होती जब तक उस पर आरोप है वो सिद्ध ना हो जाए। कानून की प्रक्रिया के तहत किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब तक आरोप सिद्ध नहीं होगा तब तक उसको दोषी है वो नहीं माना जाएगा। लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध या दोषी नहीं ठहराता तब तो उसे दोषी नहीं माना जा सकता। यह भी जरूरी है कि किसी अपराधी के आरोपी को स्वयं बचाने की समुचित अवसर मिलना चाहिए। न्यायालय के निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था वो करता है। किस तरीके से एक दोषी व्यक्ति के लिए कौन से अधिकार बनाए गए हैं, यानी कि एक दोषी व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का, अपना पक्ष रखने का उसका पूरा अधिकार है। और इसके तहत 3 अधिकार उसको अलग तरीके से दिए गए हैं। कौन से? किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार से ज़्यादा सजा नहीं दी सकती। अगर किसी भी व्यक्ति ने एक अपराध किया है तो उसको एक अपराध से ज़्यादा उसके तहत जो सजा निर्धारित की गई है उस अपराध के तहत उसको एक बार से सजा ज़्यादा है वो नहीं दी जा सकती, यानी कि एक अपराध के लिए एक बार सजा उसको दी जाएगी। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित है वो नहीं कर सकता, यानी कि जिस कार्य के तहत जो सजा उसको निर्धारित है, जिस समय काल के ऊपर उसके ऊपर दंड का प्रावधान दिया गया उसी कार्य के तहत उसको सजा वो दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि गवाही देने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी पर्सन के लिए अगर गवाही देना चाहता है और नहीं देना चाहता तो उसको बाध्य किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। तो बस शासन के अधिकार के तहत आज का वीडियो लेक्चर इतना ही, जिसके अंदर हमने स्वतंत्रता के अधिकार का जो अलग अलग तरीकों पॉइंट के माध्यम से हमने समझा। तो अगला हमारा जो वीडियो होगा वो शोषण के अधिकार पे होगा। तो किस तरीके शोषण के अधिकार के तहत क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं,
तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपकी जो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आपकी जो भी इसके जो साक्ष्य समक्ष प्रस्तुत किए गए थे वो आपको मैंने अच्छी तरह से समझाया होगा था। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें स्टडी विद दीपक को, और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि तब भी वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।